वेलकम टू स्टडी पाठशाला दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हमारे जो प्राइम एजेंडाज होंगे इसके अंदर बात करेंगे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ बातों को समझेंगे यहाँ पे, ट्रंप के आने का इम्पैक्ट साउथ एशिया पे क्या होने वाला है इसको पूरा देखा जाएगा, एंड देन इजरायली ट्रूप्स इन सीरिया बफर जोन। सो ये मेजर हमारे एजेंडाज होंगे जो आज के न्यूज़पेपर में हम लोग कवर करेंगे। आज की डेट में जो हमारा फर्स्ट मेजर कंपोनेंट होगा, विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हम नहीं चलते हैं कि कांग्रेस ने क्या कहा और क्या जो है बीजेपी ने बोला, लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करनी हमारे लिए ज़रूरी होती है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। वाई आई एम सेइंग दिस, देखिए आपकी आवाज़ कौन है इस समय? आपकी आवाज़ ओपोजिशन है, ये ज़रूरी है जानना। क्लियर? कौन जो है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएगा? कौन सवाल करेगा? अगर कोई घपला हो रहा होगा तो हमें नहीं पता चलेगा। क्लियर? अकाउंटेबिलिटी जो है वो सेट करना, वो किसका काम है? ओपोजिशन का। ये सारे पॉइंट ज़रूरी हैं, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है आज के टाइम में? ठीक है, ओपोजिशन ठीक ठाक अभी है, लेकिन फ्रेगमेंटेड है, थोड़ा बटा हुआ है। क्यों फ्रेगमेंटेड है? स्पेसिफिकली एजेंडाज को लेके, मुद्दों को लेके जो है ओपोजिशन आज की डेट में थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड आपको नज़र आता है। एक लाइन पे सब लोग नहीं है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है एंड दिस एंड दैट। अब मेजर जो न्यूज़ आज की डेट में हमें कवर करनी है, दैट इज़ ओपोजिशन इज सीकिंग हाई कोर्ट जज इम्पीचमेंट। तो हाई कोर्ट जज को किस तरीके से इम्पीच किया जाता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना। देखिए, हाई कोर्ट जज इम्पीचमेंट का प्रोविजन आर्टिकल 218 में मेंशन है, जो ये कहता है कि सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट जज के इम्पीचमेंट का होगा। और सुप्रीम कोर्ट जज इम्पीचमेंट का पूरा सिस्टम हमारे यहाँ पे आर्टिकल 124 क्लॉ 4 में मेंशन है। साथ साथ वो ये भी कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन फैसिलिटेट द सिस्टम। ठीक है, पार्लियामेंट जो है कानून बना के एक सिस्टम बना सकता है, और इसको लेके जजेस इंक्वायरीज एक्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो जजेस इंक्वायरीज एक्ट है जिसके अंडर पूरा प्रोसीजर जो है वो लेट डाउन किया हुआ है। क्या प्रोसीजर लेट डाउन किया हुआ है ये आप देख सकते हैं। देखिए, पहली चीज इम्पीचमेंट मोशन का इनिशिएशन। तो इनिशिएशन राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। और कैसे इम्पीचमेंट का इनिशिएशन होगा? अगर आप लोकसभा में इसको इनिशिएट करना चाहते हैं तो आपको 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। अभी वोटिंग नहीं हो रही है, अभी सिर्फ इनिशिएट करने की बात हो रही है। अगर राज्यसभा में करना चाहते हैं तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अब ये सपोर्ट कैसे करवाया जा सकता है? ये सिग्नेचर के थ्रू। क्लियर? अगर ये मेंबर्स साइन करके दे दें कि भाई हाँ हम जो है इम्पीचमेंट को करवाना चाहते हैं, तो वहाँ से एक प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। दूसरी चीज़, इसके बाद ये पूरा जो है सिग्नेचर डॉक्यूमेंट आपके चेयरमैन या स्पीकर साहब के पास जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर जो है वो रिफ्यूज़ कर दे, तब तो मोशन इमीडिएटली ड्रॉप हो जाता है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं देन स्पीकर इज गोइंग टू फॉर्म दिस 3 मेंबर कमेटी। ये 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस आएंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक मेंबर होते हैं, और तीसरे मेंबर होते हैं एक ज्यूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर कमेटी जो है ये इंक्वायरी करती है, ये उस केस को देखती है और ये चार्जेस फ्रेम करती है। ये चार्ज फ्रेम करेगी, इसकी फाइंडिंग्स होंगी, उसके बाद दोनों हाउसेस को इसको भेजा जाएगा जहां पे इसके ऊपर डिबेट होगी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और इस प्रपोजल को पास करने के लिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, जिसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, इसको आप स्पेशल मेजॉरिटी से जो है आपको इसे पास करना पड़ेगा। दोनों हाउसेज में अलग अलग पास करवाना पड़ेगा। देन इट विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट, और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर पास करके जज को रिमूव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट जज के लिए भी लागू होता है और हाई कोर्ट जज के लिए भी लागू होता है। क्लियर? तो ये ब्रॉडली हमें थोड़ा जानना होता है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको लेके आप एक ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। ठीक, अब यहाँ पे
पावर्स ऑफ लोकसभा की बात नहीं आ रही है, सवाल है एक्सक्लूसिव पावर, मतलब वो सिर्फ लोकसभा की ही पावर है। तो पहली चीज, टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, ये तो राज्यसभा से भी होता है। दैट टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, ये भी दोनों हाउसेस से होगा। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रोविजन है ये राज्यसभा में नहीं होता, क्योंकि आपकी सरकार तभी रहती है जब आपके पास लोकसभा में मेजोरिटी हो। एज सुन एज गवर्नमेंट की मेजोरिटी लोकसभा में चली जाती है, सरकार जो है वो भी चली जाती है। तो ये पॉइंट अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए। तो आंसर विल बी बी ओनली। ये आपके यहाँ पे प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को लेके काफ़ी अभी न्यूज़ में आने वाला है। क्यों न्यूज़ में आने वाला है, रीज़न सबको पता है, विजय दिवस 16 दिसंबर, ओके, जब पाकिस्तान ने हमारे सामने सरेंडर किया था। तो उसको लेके अब कई बार चीज़ें न्यूज़ में आएंगी। वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट था। अब देखिए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के यहाँ पे फैक्टर्स क्या बने थे, किस वजह से इंडिया को वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। और आज इंडिया बांग्लादेश रिलेशन थोड़ा बिगड़ भी गया है। तो ये दोनों देशों के लिए एक तरीके से एक दूसरे की जो हमने हेल्प की थी उसको रिमाइंड करवाने का, और ज़्यादातर इंडिया ने जो हेल्प की थी बांग्लादेश लिबरेशन में उसको रिमाइंड करवाने का समय है ये, क्लियर। तो आज डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच में काफ़ी हैं, ड्यू टू यू कैन से कम्युनल टेंशन एंड ऑल। तो एक अच्छी चीज़ है कि हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान, उनकी इलेक्टोरल विक्ट्री जो है होती है 1970 के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था, देखिए ये ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्लियर, इनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी, 99% सीट्स जीत जाते हैं, लगभग सारी सीट, एक सीट छूट गई होगी, बाकी सारी सीट जीत जाते हैं। और कायदे से इनकी सरकार बननी थी, मतलब ही वॉज सपोज टू बी ए प्राइम मिनिस्टर, इनको पीएम बनना चाहिए था। लेकिन मिलिट्री उस समय किसको बैक करती है, पाकिस्तानी आर्मी बैक करती है जुल्फिकार अली भुट्टो को, और इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वहां पे शुरू हो जाता है पूरे ईस्ट पाकिस्तान में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कर्ब करने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री क्रैक डाउन करती है। क्या क्रैक डाउन करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाती है, क्लियर। ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी पकड़ा जाता है और गोली मार दी जाती है। इस लेवल का काम उन्होंने किया था। मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लोगों को मारा जाता है वहाँ पे, और मैसिव रिफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया में आने लगते हैं। 1 करोड़ के आसपास रिफ्यूजीज इंडिया में आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक सिक्योरिटी और रिसोर्स क्राइसिस था। अब इसके बाद वेस्टर्न फ्रंट की बात करें तो पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान, क्लियर, चंगेज खान शुरू करता है, और जिसके अंदर इंडिया के फॉरवर्ड एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया जाता है। अंबाला, आगरा, पठानकोट, सभी जगह पे मतलब इन्होंने अटैक किया था। जिसके बाद ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि अब वॉर शुरू होगा, और इंदिरा गांधी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब रेडियो एड्रेस के थ्रू इस वॉर को अनाउंस करती हैं, और इंडिया में लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये ब्रॉडर पिक्चर है हमारी लड़ाई की शुरुआत की, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए तो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दिसंबर का मंथ बहुत क्रिटिकल होता है। इस समय मॉनसून भी नहीं होते, क्योंकि मॉनसून के समय बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश के अंदर बहुत बारिश होती है, क्लियर। और बांग्लादेश के टाइम पे, मॉनसून टाइम पे, रिवर्स ब्रह्मपुत्रा, ठीक, वो उफान पर होती है, गंगा, उसमें पानी बहुत होता है। तो मैसिव फ्लडिंग वाला समय होता है ये उस समय। तो उस फ्लड के टाइम पे तो आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप लड़ोगे तो बाकी प्रॉब्लम भी आएगी, मलेरिया और बहुत सारी चीज़ें जो है सिचुएशन खराब करती है। दूसरी तरफ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ के अंदर स्नो आ जाती है, मतलब उस समय पाकिस्तान जो है नॉर्थ के अंदर फ्रंट को ओपन अप नहीं करेगा। ये सारी कैलकुलेशन करके ये डिसाइड किया कि दिसंबर के अंदर जो है लड़ाई शुरू होगी। तो अब इसके दौरान आपको अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी भी अश्योर करनी है, क्योंकि यूएस और चाइना कहीं ना कहीं वो शायद यहाँ पे इंटरवीन ना कर दें, क्योंकि यूएस तो पाकिस्तान का अलाय था, तो हमें ये भी डर था।
सो इन दैट केस आपने क्या किया, हमने की है इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी। क्लियर, हम इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि बड़ी पावर्स इस वॉर के अंदर ना उतरे, एंड दैट वाज डन। नॉट जस्ट दैट, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने लिए सपोर्ट भी लेके आते हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट बहुत मैसिव किए जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ आप कर रहे थे। एक तरीके से देखा जाए तो किसी दूसरे कंट्री के अंदर डायरेक्ट इंटरवेंशन था ये, ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ थी। तो वो चीज़ देखते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने जो है ये सारे डिप्लोमेटिक और बाकी एफर्ट्स कंप्लीट किए, एंड फाइनली वॉर स्टार्टेड। अब हमारे पास मिलिटरीली तो वी वर सुपीरियर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास आर्म्ड यूनिट्स थे, तो पाकिस्तान हैड नो मैच फॉर अस, बिल्कुल उनके पास कोई मैच नहीं था। अगर आप मिलिट्री पॉइंट से देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर था यहाँ पे, एंड वी हैड द, यू कैन से, विक्ट्री एट द एंड, और अंत में जीत जो है वो हमारी हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी पाकिस्तान से रिलेटेड। क्लियर, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो ये सवाल पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्शंस विच प्रॉम्प्टेड इंडिया टू प्ले डिसाइसिव रोल इन इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें जो है इंटरवीन करना पड़ा। तो ये सवाल इन्होंने किया है। इंटरवीन यही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे था। क्लियर, और सिर्फ उनके लिए क्राइसिस नहीं था, ये क्राइसिस हमारे लिए भी बड़ा। रेफ्यूजीज बहुत सारे आ गए थे यहाँ पे, ओके, एंड 1 करोड़ के आसपास रिफ्यूजीज थे, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा रिसोर्स कंस्ट्रेंट था। एंड देयर वर, यू कैन से, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा वायलेशन वहाँ पे केसेस आ रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में। सो देयर वाज अ जेन्युइन ग्राउंड कि इंडिया को वहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा, एंड इट वाज नॉट अस हु स्टार्टेड द वॉर, वॉर वॉज स्टार्टेड बाय पाकिस्तान। तो लड़ाई की शुरुआत जो है वो पाकिस्तानियों ने शुरू की थी। क्लियर, विद चंगेज़ खान। तो ये मिशन चंगेज़ खान चलाते हैं वो, और हमने लड़ाई शुरू ही नहीं की थी। तो ये पॉइंट है। सो दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन इन द आंसर। ये मेंस 2013 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो वाउंडिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो देखिए ये बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को लेके पॉइंट आउट कर रहे हैं। और मेजर डिबेट क्या है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हैं जज हैं, ठीक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कुछ एक माइनॉरिटीज़ को लेके जो है स्टेटमेंट दिया, एंड हाई कोर्ट के जज को इस टाइप की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। रादर दे शुड हाईलाइट, यू कैन से, द सेकुलर स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन पब्लिक। उनको पब्लिक में सेकुलर स्पिरिट जो है वो दिखानी चाहिए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको लेके ये डिबेट हुई। बट सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती क्या है। तो ये आपके प्रीलिम्स 2021 का सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए। ठीक, तो आप इसके पॉइंट्स देखिए। तो ये कह रहे हैं कि अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डी, दैट इज द आंसर। आपको आपकी लिमिट्स मालूम होनी चाहिए, और वो लिमिट्स कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं? लिमिट्स रिफ्लेक्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर, दैट आइडियाज with which your country is going to be governed, वो आइडियाज कौन से हैं? वो आपके संविधान में मेंशन होते हैं। तो हमारे संविधान में तो सेकुलरिज्म भी मेंशन है। अगर आप किसी पब्लिक पोजीशन पे होते हैं तो आपको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज पीछे रखने पड़ते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता। पर्सनल प्रेजुडिस वगैरह सबके जो हैं आते हैं बिल्कुल, और दिक्कत भी होती है उससे। बट कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, आप उस पोजीशन पे हो तो मतलब आपको ये सेक्युलर क्रेडेंशियल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसको अपहोल्ड करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। बिना उसके काम नहीं चलेगा, आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, आप सुप्रीम कोर्ट जज हो, तो आपके ऊपर कोई कैसे ट्रस्ट करे। अब उन्होंने एक तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट दिया, तो आप मुझे बताओ क्या कोई मुस्लिम सिटीजन अब उस जज की कोर्ट के अंदर ये उम्मीद कर सकता है कि ही विल डू जस्टिस? तो जो जस्टिस है, जो पब्लिक और एक तरीके से जुडिशरी का रिलेशन होता है, ये जो रिलेशन होता है ये ट्रस्ट का होता है।
और ट्रस्ट में पब्लिक परसेप्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस इज व्हाट दिस आइडिया इज अबाउट. और वहां पे कहीं ना कहीं पब्लिक परसेप्शन उन्होंने बिगाड़ा है बाय पुटिंग अप दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट. सो ये पूरी डिबेट है. अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन है. कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ एनॉर्मस डायनामिज्म. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी. Illustrate with special reference to expanding horizon of right to life and personal liberty. तो ये मेजरली आर्टिकल 21 के अराउंड ये क्वेश्चन पूछा गया था. ये आपका मेंस 2023 का सवाल है. लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज को ढूंढूंगा, प्रोग्रेसिव सोसाइटी. तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म को मेंशन करता है, एंड सेकुलरिज्म हैज बीन मेंशन्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसको लेके अगर हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज ही इस टाइप की, मतलब सॉरी हाई कोर्ट के जज ही इस टाइप की स्टेटमेंट देंगे, सो हाउ कैन वी रन दिस कंट्री ऑन द सेक्युलर क्रेडेंशियल. इस देश के सेक्युलर क्रेडेंशियल कैसे आप अपहोल्ड करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आज की डेट में बन रहा है. सो वी हैव टू बी वेरी, यू कैन से, केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, स्पेसिफिकली दोज पीपल हु आर होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. उनको तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सोच समझ के बोलना चाहिए. ठीक है ना, ये ज़रूरी है यहाँ पे. तो स्पीच उन्होंने दिया और काफ़ी ख़राब उसका इम्पैक्ट हुआ यहाँ पे, एंड उसी का रिएक्शन है कि इम्पीचमेंट मोशन जो है ओपोजिशन लेके आ रहा है. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंडिया के अंदर इम्पीचमेंट करना वेरी डिफ़िकल्ट. क्लियर, दिस इम्पीचमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और आप एक चीज़ और समझिए कि इंडियन जुडिशरी के पास भी कोई इलाज नहीं है. मतलब मैं अगर ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट नो डिसिप्लिनरी पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डिसिप्लिनरी पावर नहीं है. इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते. द ओनली थिंग विच इज देयर इन योर कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पीचमेंट. उसके अलावा जज को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है. ठीक, वो सारी जो है ये हर्डल है. तो इसको लेके हमें सोचना चाहिए. एटलीस्ट जो है जजेस इंक्वायरीज एक्ट के अंदर ही कुछ प्रोविजंस को और ऐड करना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई जज इस तरीके की स्टेटमेंट देता है तो एटलीस्ट कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन तो हो. बिकॉज विदाउट डिसिप्लिनरी एक्शन देर इज नो डेटरेंस, और जजेस दे कीप ऑन, यू कैन से, मिस यूजिंग इट. और ये उसका एक एग्जाम्पल है कि क्योंकि कोई डर नहीं है, डेटरेंस नहीं है, इसलिए वो इस टाइप की स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते रहते हैं. तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर. ठीक है, तो इनसफिशिएंट कंडेमनेशन आज की डेट में ये पॉइंट बताया जा रहा है. और इम्पीचमेंट तो होगा नहीं, बिल्कुल ये रियलिटी है. ठीक है, तो आप खुद ब खुद समझिए कि ऐसी सिचुएशन में फिर करें क्या. हमारे पास कोई अभी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है. दिस इज द आइडिया. अब देर इज दिस एडिटोरियल विच टॉक्स अबाउट ट्रम्प्स रिटर्न एंड साउथ एशिया आउटलुक. देखिए, तो डोनाल्ड ट्रम्प आने वाला है, एंड हिज एक्शन इज गोइंग टू बी हैविंग इम्पैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होगा, स्पेसिफिकली ट्रेड टैरिफ को लेके. ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं. कुछ हमारे फेवर में होंगे, कुछ हमारे अगेंस्ट जाएंगे. तो एक एरिया है जहाँ पे आप साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, दैट इज काउंटरिंग चाइना. और हमारे यहाँ पे नेबरहुड के अंदर, ठीक, तो नेबरहुड में वी हैव सीन हाउ चाइना इज गेनिंग. उसको काउंटर करने के लिए जरूर यूएस कैन हेल्प इंडिया. That is the point, and not just United States. This is the time कि क्वाड के लेवल पे एफर्ट होना चाहिए साउथ एशिया के अंदर, कि सभी कंट्री साथ में मिलके, बिकॉज चाइना इज प्रोवाइडिंग देम विद अपॉर्चुनिटीज, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और वो सारी चीजें कर रहे हैं. सो वी कैन कैरी आउट लॉट ऑफ डेवलपमेंटल वर्क विद दीज लाइक माइंडेड कंट्रीज. और उसके अंदर आपके क्वाड नेशन सारे के सारे आप उनको ऐड कर लीजिए, और उनके साथ मिलके वी कैन प्लान समथिंग लाइक दिस. उनके साथ मिलके कुछ आप प्लान कर सकते हैं. दिस इज द बिग आइडिया. बर्डन शेयरिंग होगा, रेसिप्रोसिटी का पॉइंट इसमें आ सकता है. हमारी हेल्प वो कर सकते हैं, हम अमेरिका की हेल्प कर सकते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन. एंड लाइक इंक्रीज्ड यूएस प्रेशर एक ये होगा हमारे ऊपर कि वी हैव टू चूज साइड्स नाउ. अब हम ऑटोनॉमी ट्रंप के साथ चलती नहीं है कि अगर हम इंडिया सोचे कि अभी डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी के हिसाब से चलेंगे और चीज़ों को बैलेंस करते रहेंगे, तो ट्रंप इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट चॉइस. ठीक, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आज की डेट के अंदर. ये कहाँ डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी,
be it on Russia, this difficulty will be there, be it China, this difficulty will be there. तो Trump is going to make some things tougher for us, हमारे लिए बिल्कुल वॉक द टॉक की वो उम्मीद रखते हैं, टफ कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझनी है. यूक्रेन का अगर वॉर एंड होता है, ये वेस्ट एशिया के अंदर अगर शांति आती है, तो उसके अंदर क्या होगा, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ के साथ जो सैंक्शंस की पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा. तो एक तरीके से प्लस पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. दैट इज देयर. नाउ सम कंट्रीज में बेनिफिट, श्रीलंका को फायदा हो सकता है, बांग्लादेश को फायदा, मतलब अदर में फेस चैलेंजेस, बांग्लादेश चैलेंज फेस करेगा बिकॉज बांग्लादेश इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना, वी हैव सीन इट. ठीक है. तो ये होगा. एंड प्लस इन दिस एरिया, साउथ एशिया के अंदर यूएस चाइना कंपटीशन जो है वो बढ़ सकता है. अब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा. तो वाई आई एम सेइंग देयर विल बी डायरेक्ट इम्पैक्ट. यूएस मे ट्राई टू, यू कैन से, वू पाकिस्तान. वो कोशिश करेगा पाकिस्तान को अपने फेवर में लाने की, बिकॉज अभी तक तो ये हमें पता लगता है ना कि पाकिस्तान इज क्लोजर टू चाइना. बट इन दैट केस यूएस विल वांट कि पाकिस्तान जो है चाइना से दूर हो जाए, और वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को कुछ कंसेशंस दे सकता है वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ें कर सकता है. देन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर होगा कि आप अलाइन करें अपने आप को. सबके लिए डिफिकल्टी होने वाली है, देखो. ठीक है. एंड यूएस और इंडिया के रिलेशन तो बेटर होंगे, बट उसके आउटकम्स अनप्रिडिक्टेबल होंगे बिकॉज ऑफ द वे ट्रम्प ऑपरेट्स. जिस तरीके से ट्रम्प काम करते हैं, आउटकम बिल्कुल वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नए तरीके के आउटकम आएंगे. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स विल प्रोसीड. अब आगे बढ़ते हैं तो और सीधा चलते हैं वेस्ट एशिया के अंदर. तो देयर इज दिस क्राइसिस. इजराइल ऑर्डर्स ट्रूप्स टू प्रिपेयर टू रिमेन इन सीरियाज बफर जोन. ओके, ये आप देख सकते हैं, ये बफर जोन का इलाका है, और गोलन हाइट्स ऑलरेडी जो है इजराइल के कब्जे में है. 1967 के अंदर ये लिया था इन्होंने. ठीक है. अर्लियर दिस वाज पार्ट ऑफ सीरिया. ये सीरिया का हिस्सा होता था, लेकिन इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया. दिस इज द पॉइंट. ओके, सॉरी, दिस, हाँ, उन्होंने 67 में लिया ज़रूर था, लेकिन बाद में डिक्लेयर किया अनेक्सेशन ऑफ गोलन हाइट्स इन 1981. ठीक है. तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट हियर. अब इजराइलीज व्हाट डिड दे डू? इजराइलीज दे टारगेटेड some of the, you can say, weapon units of Syrian government, कि उनके गोडाउन्स वगैरह जहाँ से भी इजराइल को डर था कि वेपन्स चोरी हो जाएंगे, बिकॉज वेपन्स में केमिकल वेपन्स भी थे. और हमें पता लगा कि बशर अल असद की सरकार तो जा चुकी है. तो Israelis, they were having this fear that these chemical weapons may be used by some, you can say, entity against Israelis. इसीलिए उन्होंने सब के सब ये ख़त्म किए एयर स्ट्राइक कर करके. तो ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पे. साथ साथ उन्होंने अपने ट्रूप्स को भी कहा कि आप आगे वाले एरिया के अंदर जो है वो तैनात हो जाओ. तो ये ऐसा इसलिए भी है बिकॉज द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ क्वाइट हाई. किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है अभी आज की डेट में. तो ये वहाँ पे सिचुएशन है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नुकसान बहुत होता है. हमने देखा था कि पिछली बार इस्लामिक स्टेट जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे निकली थी, एंड दीज आर रेडिकल्स. अब जो पावर में आए हैं वो रेडिकल यूनिट्स हैं, वो अल कायदा के पार्ट हैं. तो ये कहीं ना कहीं समस्या जो है वो आ सकती है. वी हैव टू सी दिस, हाउ थिंग्स विल प्रोसीड, चीज़ें कैसे होंगी आगे, इसको लेके हमें थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड में रहना होगा. क्लियर? दैट इज़ द बिग आइडिया. अब इसको एक बार समझेंगे. तो ये हमने इजराइल वाला पॉइंट देखा है यहाँ पे. ओके, एंड जस्ट गिव मी मिनट हियर. ओके, तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट टू बिगिन हिज 3-day इंडिया विजिट टुमारो. ओके, अब देखिए, मेंस 2023 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड था कि हाउ इंडिया इज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. ये ऐसा क्या है कि इंडिया जो है हमेशा श्रीलंका की मदद करता है. बात बिल्कुल सेम सी है. देखिए,
आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैव बीन मैनी यू कैन से इंस्टेंसेस जब हमने श्रीलंका की काफ़ी हेल्प की है. बी हिट यू कैन से सेंडिंग इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस अगेंस्ट LTTE. तो ये हमारा रहा है. अब रिसेंटली श्रीलंका हैड फाइनेंशियल क्राइसिस. जैसे उनका फाइनेंशियल क्राइसिस था, अगेन इन दैट इंडिया ऑफर्ड अ वेरी बिग हेल्प. हमने बहुत हेल्प की उनकी. वी प्रोवाइडेड देम विद गैस, वी प्रोवाइडेड देम विद फ्यूल, पैसे दिए, एड दिया. ठीक है ना. तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है और हम सबकी हेल्प करते हैं. वी हैव अ पॉलिसी कॉल्ड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. उसके अंदर आपके पड़ोसी भी आते हैं. श्रीलंकन्स को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे. ठीक है. तो ये मेजर पॉइंट है जो हमें समझना है यहाँ पे. हाँ, आपके इश्यूज हैं थोड़े बहुत. फिशिंग को लेके फिशरमैन का इशू होता है. ठीक. तो इंडियन फिशरमैन दे रेगुलरली गो टू श्रीलंकन वाटर्स. वो श्रीलंकन वाटर्स में जाते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वहाँ पे. तो वो छोटे मोटे इशू हैं. अदर देन दैट सिचुएशन इज अंडर यू कैन से कंट्रोल. इंडिया हैड बीन अ गुड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका और जब जब उनको ज़रूरत पड़ी है हमने हेल्प की है. सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द ब्रॉडर केस. ओके. तो अच्छे ही आपके रिलेशन है, कोई खास उसमें समस्या नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन योर टुडेज न्यूज़पेपर. ये आपका आज का अखबार था. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच.